यस सर। ओके, सो इन सरफेस टेंशन आज हम लोग देखने वाले इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पहली बात तो बताओ जरा, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? The angle between the solid surface and the tangent drawn to the extreme point of the liquid. हाँ बिल्कुल सही है, सही डेफिनेशन बताया तुमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की, है ना। अच्छा, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स समझते हो कि नहीं? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। Yes sir. Yes sir. कोहेसिव फोर्स मतलब किसके बीच में लगने वाला फोर्स? Attractive intermolecular forces between the molecule of a shape substance. अच्छा ठीक है, जैसे मान लो ये सॉलिड सरफेस है ना यहाँ पे, और इसके साथ ये मैंने यहाँ पे लिक्विड ले लिया, ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया एंड दिस इज द सॉलिड। अब यहाँ पे लिक्विड में इस साइड पे अंदर पे यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे एक कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, या सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज एडहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स है बेटा। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में? लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये एडहेसिव फोर्स है। तो ये सर वो जो अपना कोहेसिव फोर्स है वो 45 डिग्री के एंगल पे क्यों बना सर? ये इसलिए बनाया अपन ने क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विड ऐसा है, ऐसा है ना, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा सभी मॉलिक्यूल का वो इधर पे बीच में आएगा ऐसा, इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे 45 डिग्री पे, ठीक है। सर एक और बार बताओ ना सर। देख ये लिक्विड ऐसे है पूरा यहाँ पे, है ना, तो लिक्विड, ये सॉलिड बाउंड्री होगी और ये लिक्विड की बाउंड्री होगी, और यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको, यहाँ पर के मॉलिक्यूल को रिजल्टेंट कैसा खींचेंगे? इस साइड पे खींचेंगे ना। यस सर, आप समझ गया सर। ये यहाँ से यहाँ पर के जितने भी मॉलिक्यूल ये 90 डिग्री वाले, वो इस पे यहाँ पर के जो थोड़े से मॉलिक्यूल हैं इन पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अच्छा, वेट भी है यहाँ पे, हम इसके वेट को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स वेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? यस सर, समझ गया सर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ना रिजॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, इट इज FC cos 45 डिग्री एंड इट विल बी FC अपॉन √2, और एक कंपोनेंट इसका ये इधर आ जाएगा, दिस इज FC sin 45 डिग्री एंड इट इज FC अपॉन √2। सो नाउ देयर आर 3 केसेस अराइजेस, है ना। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, एंड एडहेसिव फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नाउ देयर आर 3 केसेस अराइजेस, ठीक है, 3 केस अराइज होंगे यहाँ पे। कौन कौन से 3 केस अराइज हो जाएंगे? ठीक है, देयर आर 3 केसेस अराइज। अगर मान लो बेटा यहाँ पे इफ FC अपॉन √2 इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, ये एडहेसिव फोर्स से ये वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का वो इधर अंदर आएगा, और इसके साथ में फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो, ये मान लो सॉलिड बाउंड्री हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सपोज सॉलिड बाउंड्री एंड ये लिक्विड है यहाँ पे। तो यहाँ पर के मॉलिक्यूल पे ध्यान देना, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ये, दिस इज FC अपॉन √2 माइनस FA, और ये नीचे की तरफ कौन सा है यहाँ पे, इट इज अगेन FC बाई √2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसा बन जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स R, है ना। तो क्योंकि जो लिक्विड का सरफेस होता है, अगर लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल होता बेटा वो कुछ इस तरह से राइज करता है, ऐसा,
है ना। लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा सॉलिड के साथ में वो कितने डिग्री का बन जाएगा, सॉलिड के साथ में 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। ये इस तरह का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे इस केस में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड सच टाइप ऑफ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। इस तरह के जो लिक्विड होते हैं वो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करते हैं, जिनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इनके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे मर्करी एंड ग्लास। मर्करी एंड ग्लास में ऐसा केस आपने को दिखाई देगा। दूसरा, अगर मान लो Fc अपॉन रूट टू इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, मतलब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे वो किधर पे बनेगा, रिजल्टेंट नीचे बनेगा, नीचे की लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। देखिए पहले तो यहाँ पे रिजल्टेंट ये वाला बन जाएगा इसका, इट इज नाउ Fa माइनस Fc अपॉन रूट टू, और ये हो गया यहाँ पे इट इज Fc अपॉन रूट टू, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर पे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो क्योंकि लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके कारण यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल होता है वो कुछ इस तरह का शेप क्रिएट कर लेता है। मैं दोबारा डायग्राम बना दूं यहाँ पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ में, मतलब इस तरह का केस क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा वाला बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ये सॉलिड बाउंड्री और ये लिक्विड की बाउंड्री, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इससे छोटा हो जाएगा यहाँ पे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सर थीटा इज लेस टेंजेंशियल देन मतलब 90 क्या डिग्री। होगा सर? तो बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपनी आपने अभी बोला टेंजेंशियल स्ट्रेस, उसका मतलब क्या होगा सर? ये फ्री सरफेस, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे फ्री सरफेस से लिक्विड बाउंड्री की, और ये सॉलिड बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री का टेंजेंट और लिक्विड बाउंड्री का टेंजेंट, समझ गए, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्लियर हो गया अभी। टेंजेंटियल स्ट्रेस बोला था ना सर आपने? अच्छा हाँ, मैंने ये बोला था कि जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड की फ्री सरफेस में टेंजेंशियल स्ट्रेस बियर नहीं करता, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं सह सकता। अगर उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगी तो लिक्विड फ्लो होने लगेगा, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड कैसा यहाँ पे रेस्ट पे है, समझ गए कि नहीं। तो यस सर। अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो उसमें हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस ही लगाई जा सकती है, उसमें शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। यस सर, समझ गए सर। लिक्विड अगर रेस्ट पे बेटा तो उसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगाई जा सकती है, शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस उसमें नहीं लगाई जा सकती, ओके। क्लियर हो यस गया सर। अभी, कोई डाउट। अच्छा इसके यस सर। एग्जांपल कौन से हो गए, इसके एग्जांपल हो गए आपका वाटर एंड ग्लास, है ना, वाटर एंड ग्लास पेयर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पेयर। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऐसे लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करते। जैसे जो हरी पत्तियां होती हैं उसमें उसके ऊपर पानी की बूंद अगर पड़ती है तो वो हरी पत्तियों को पानी की बूंद गीला करती है क्या, नहीं करती। नहीं करती। कौन सा एंगल, ये वाला केस बनता है वहां पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो सच लिक्विड डज नॉट वेट, such liquid does not wet solid, solid को गीला नहीं करते। यहाँ पे क्या आएगा, such liquid wet solid, ऐसे लिक्विड सॉलिड को गीला करते। और तीसरा केस ये आएगा if Fc upon root 2 is equals to adhesive force, तीसरा केस। इसका मतलब ये वाला जो आएगा रिजल्टेंट यहाँ पे सॉलिड के साथ में, सिर्फ रिजल्टेंट कैसा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो गए यहाँ पे तो इधर पे आ जाएगा Fc अपॉन रूट टू, और यही फोर्स जो है यही किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर रहेगा। और इसके कारण जो लिक्विड का सरफेस है इट विल मेक्स एन एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, मतलब क्रिटिकल कंडीशन बनती है यहाँ पे। जैसे ये सॉलिड सरफेस है और ये फिर लिक्विड आ गया यहाँ पे,
तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स, अब अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें यहाँ पे ये, तो ये एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे 90 डिग्री का। तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो लिक्विड गीला भी कर सकता है सॉलिड सरफेस को और नहीं भी गीला करता है ना। जनरली ये केस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्योर वाटर और ग्लास, किस पे, प्योर वाटर और ग्लास, प्योर वाटर एंड सिल्वर, प्योर वाटर एंड सिल्वर, क्लीन सिल्वर, है ना। और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, इस पे ग्लास एंड वाटर का केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया। समझ गए कि नहीं? सर तीनों ये जो है मतलब तीनों इसमें रिजल्टेंट कैसे लिया सर, रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा वो कैसे लिया सर? रिजल्टेंट फोर्स लिए बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले तो भाई हम इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए कोहेसिव फोर्स को। हमारे पास कोहेसिव फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, लेकिन इधर पे एक एडहेसिव फोर्स भी लग रहा है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, किसका, एडहेसिव फोर्स और एफसी बाई रूट 2 का। इनका रिजल्टेंट या तो इस साइड पे आएगा या इस साइड पे आएगा। इस साइड पे आ रहा मतलब कोहेसिव फोर्स एफसी डिवाइडेड बाय रूट 2 एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। और अगर इधर आया तो रिजल्टेंट अंदर की तरफ बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है रिजल्टेंट अंदर की तरफ। और इसके कारण लिक्विड का जो लेवल है, मतलब जो सरफेस है लिक्विड की, वो कैसी बनेगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस टाइप बनेगी। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे अगर हम इस तरह से ले लें तो लिक्विड का सरफेस बेटा कॉन्वेक्स टाइप बनेगा ऐसा, और ये वाले केस में लिक्विड का सरफेस कैसा बनेगा, कॉनकेव टाइप बनेगा। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया अभी, डाउट है कुछ? यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? ले ली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप है ना ये सिलेबस में। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, ऐसा टॉपिक है सर। हाँ वही, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, ठीक है। इस पे ना देख दो केस हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला केस हो गया जिसपे जो पेयर हम लोग ले रहे हैं दैट इज ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर। ये वाटर है यहाँ पे और ये ग्लास है ना। दूसरा केस हम लोग इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पे ग्लास एंड मर्क्यूरी का। दिस इज ऑफ मर्क्यूरी। समझ गए कि नहीं? तो Yes, इसमें इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें ना तो तीन टाइप के सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहे हैं। दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर बाउंड्री, दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर बाउंड्री, दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड बाउंड्री। एंड यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? यस सर। ये लिक्विड एंड एयर बाउंड्री के लिए सरफेस टेंशन फोर्स, ये लिक्विड एंड सॉलिड बाउंड्री के लिए सरफेस टेंशन फोर्स, और ये लिक्विड एंड एयर बाउंड्री के लिए सरफेस टेंशन फोर्स है। ठीक है, समझ गए? यस सर। सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, this is surface tension force between liquid and air, and this is surface tension force between liquid solid and air, है ना। यहाँ पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 0 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। जो पानी की बूंद होती है वो फैल जाती है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है ना तो सॉलिड सरफेस पे वो फैल जाती है। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो जो ड्रॉप होती है ना वो सॉलिड सरफेस पे फैलती नहीं है, बकायदा स्फेरिकल शेप क्रिएट करती है।
यहाँ पे ये फैल गई इस पे, ये जो लिक्विड है ना ये सॉलिड सरफेस को गीला कर देता है यहाँ पे। तो हम इस मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इसके एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा, ठीक है, ये एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे TLA cos थीटा। सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। TLA इज इक्वल टू ये सॉलिड एयर इंटरफेस है, ठीक है, T सॉलिड एयर इंटरफेस लिक्विड एयर इंटरफेस का सरफेस टेंशन इनटू cos थीटा प्लस PLS। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, TSA माइनस TLS डिवाइडेड बाय TLA। तो एक्चुअल में जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है लिक्विड और एयर बाउंड्री वाला वो TLA है, और ये एंगल यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे ना दो तीन केस अराइज होते, दो तीन केस ऐसे अराइज होते। केस वन, इफ TSA is greater than TLS as well as TSA minus TLS divided by TLA is less than 1। तो अगर ऐसा है मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस पॉजिटिव एंड cos थीटा की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर इस केस में 90 डिग्री से कम होगी। मतलब कौन सा वाला केस बनेगा, ये फर्स्ट वाला केस बनेगा। और इस पे जो ड्रॉप है वो क्या होगी, फैल जाएगी। मतलब जो लिक्विड है अगर उस सॉलिड सरफेस पे पड़ेगा ना तो फैल जाएगा। और दूसरा केस ये है यहाँ पर इफ TSA is less than TLS एंड इसका जो मॉड है TSA माइनस TLS ये लेस देन 1 हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय TLA। सो इस केस में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन cos थीटा का जो मॉड है वो तो एक से ही छोटा रहेगा, है ना। मतलब आप ये देख लो कि cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। So therefore theta is greater than 90 डिग्री। और ये कौन सा वाला केस बनता है, ये वाला केस बनता है। बाकी एक दो केस हम लोग अब डिस्कस नहीं कर रहे, उनकी हमको जरूरत नहीं है। तो एक बात ध्यान देना कि लेस देन 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे cos थीटा के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि एक बात ध्यान देना cos थीटा की वैल्यू कभी भी +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। -1 तक हो सकती है और +1 तक हो सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी वैल्यू। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे दो केस डिस्कस किया, एक केस में ये वाला आ रहा है और दूसरे केस में ये आता। बाकी जो केसेस होते हैं वो डिस्कशन के लिए नहीं है, है ना, इम्पॉसिबल केस बनते हैं। तो ये सर cos थीटा इज इक्वल टू आखिरी केस जो लिखा है सर वो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस में मॉड cos थीटा लेस देन 1 वो। बेटा देख यहाँ पे जो फार्मूला आया cos थीटा का वो ये वाला फार्मूला तुम्हारे पास में, ये वाली स्टेप समझ गए हो कि नहीं इक्विलिब्रियम के लिए। सर लास्ट स्टेप नहीं लिखा वो आपने थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के ऊपर लिखी वो वाली स्टेप। 1 मिनट, आपने ये वाली इक्वेशन समझ गए हो कि नहीं, ये जो लिखी। यस सर। TSA सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन सॉलिड एयर इंटरफेस, ये बैलेंस होना चाहिए सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस इनटू cos थीटा प्लस सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू ये बन जाएगी, यहाँ पे ये वाला टर्म इधर रहेगा, इसको इधर लाओगे और ये लिक्विड एयर इंटरफेस से डिवाइड कर दोगे। और यहीं से आपको दो केस के बारे में सोचना है। पहला तो सॉलिड एयर इंटरफेस की वैल्यू लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस से ज्यादा हो सरफेस टेंशन की, और ये जो रेशियो ये लेस देन 1 हो, तो फिर cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव रहेगी एंड लेस देन 1। तो इसी केस में एंगल क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री का बनेगा। और जो लिक्विड है जब आप वो सॉलिड सरफेस पे डालोगे, अगर ये केस होता तो वो उसको गीला कर देगा और जो ड्रॉप है वो फैल जाती है। समझ गए? हेलो, यस सर समझ गया। दूसरा केस ये होगा बेटा कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू इससे छोटी तो ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन एक और बात होनी चाहिए कि इसका जो मॉड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है तो नेगेटिव आ गया, लेकिन इसका जो मॉड है ये वाले पूरे टर्म का वो लेस देन 1 हो, तभी तो केस बनेगा ना कॉस के लिए। समझ गए?
हाँ सर, मतलब उसके डोमेन और रेंज की वजह से वो। हाँ, अगर मान लो -1 से ग्रेटर हो गया तो फिर तो वो इम्पॉसिबल केस हो गया ना। cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, एज वेल एज ये जो टर्म है यहाँ पे cos थीटा का जो मॉड है वो <1 गिरना चाहिए। ठीक है, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 और 0 के बीच बननी चाहिए, तभी तो थीटा क्या आएगा यहाँ पे, >90 डिग्री आएगा। ठीक है, यस सर, आप समझ गए सर पूरा। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। सो दिस इज द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ले लिया स्क्रीनशॉट ले सर। लो। अब इसमें एक और केस बनता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। पेज नंबर 3, यहाँ पे एक इसको नोट पे ध्यान दे दो। यहाँ पे इफ टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करते बेटा, तो जो सरफेस एंगल ऑफ टेंशन कॉन्टैक्ट है, डिक्रीज। एक सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस, ये ज्यादा बदलती है। किसके कंपैरिजन में? इनमें उतना चेंज नहीं होता। सॉलिड एयर इंटरफेस और लिक्विड सॉलिड इंटरफेस में उतना चेंज नहीं होता। लिक्विड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन में ज्यादा चेंज होता है और ये ज्यादा डिक्रीज होता है, डोमिनेटिंग डिक्रीज होता है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो इसके कारण क्या बनेगा, यहाँ पे cos थीटा वाला टर्म इंक्रीज होगा। और cos थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब थीटा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 होती है ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, वहां पे डिक्रीज होना चाहिए। तो नॉर्मली ये नॉर्मल जनरल ट्रेंड है ये, है ना। कुछ लिक्विड अलग बिहेवियर भी शो कर सकते हैं, उस पे नहीं जा रहे यहाँ पे। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है लिक्विड एयर इंटरफेस की, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, उससे डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस के लिए फार्मूला लिख रहे हो, तो इट इज T इक्वल्स टू T0 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा T लिख देना है यहाँ पे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। इट मे बी फॉलो दिस रिलेशनशिप। T0 डेल्टा T क्या है यहाँ पे, डेल्टा T मतलब T डिग्री सेल्सियस माइनस T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब T0 इज द सरफेस टेंशन एट T0 डिग्री सेल्सियस, एंड कैपिटल T मतलब जिसमें हमने ये लिखा ये वाली वैल्यू, इसका मतलब दिस इज सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या और है, अल्फा क्या है सर? अल्फा इज कांस्टेंट। और ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन होता, बट इसके क्वेश्चन इसमें नहीं होते। ये इस तरह के डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बन जाते। तीसरा पॉइंट, सॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाने से सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लिक्विड की सरफेस टेंशन। तो सॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करने से लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाने से, मिक्स करने से लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होती है, सॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाने से सरफेस टेंशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इंक्रीज होती है। और इनसॉल्युबल से क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे हम पानी पे डिटर्जेंट डाल देते, साबुन डाल देते, शैम्पू डाल देते, उससे उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है पानी की। इसलिए कपड़े ज्यादा क्लीन होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पोर तक पानी के मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। दो एक्शन होती है इसमें सोप की, एक तो उसके जो क्या बोलते हैं हेड होते हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल से जाके चिपकते हैं, और सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होती है, तो पानी कहाँ तक पहुंच जाता है, बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है, जड़ तक पहुंच जाता है। ठीक है, और इसलिए वो आसानी से डस्ट को क्या कर देता है, पानी या गरम पानी क्यों लेते कपड़े धोते वक्त? वो भी वही रीजन है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो रही है, उससे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने से वो कपड़े के हर एक कोर तक पहुंच जाता है ना, धागे के। समझ गए, समझ गए। यस, यस यस सर। सर। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज के, जल्दी से ले लिए, ले लिए क्या। यस सर। नाउ हम लोग आ रहे हैं फिर पेज नंबर 4 पे।
नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अभी आते हैं हम लोग कैपिलरी। कैपिलरी किसको बोलते हैं? कैपिलरिटी। व्हाट इज कैपिलरिटी? कैपिलरी किसको बोलते हैं बेटा? The phenomena of rise of water in the capillary tube when capillary tube is dipped in water. कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं? सर एक पतली ट्यूब आती है सर, एकदम पतली ट्यूब ग्लास की, 1 mm का बोर रहता है उसमें। अच्छा, रिफिल को कैपिलरी नहीं बोल सकते, जरूरी थोड़ी कि ग्लास की ट्यूब होगी, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, किसी बुक में नहीं लिखा कि ग्लास की ट्यूब ही लेना है। कैपिलरी का मतलब कोई भी ट्यूब हो सकती है, समझ गए? स्मॉल रेडियस की कोई भी ट्यूब, जैसे पेड़ों पे भी कैपिलरी एक्शन होती है, पता है कि नहीं? पेड़ों पे पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता ऊपर? वो रूट से जाता है सर, वो ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस से कैपिलरी एक्शन होती है उसमें। कैपिलरी एक्शन होती, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन पे, काट के देखना, कभी पत्तियों को काट के देखना, या फिर छोटे से एक टहनी को काट के देखना, उसमें एकदम सॉलिड नहीं रहता वो, एकदम बहुत छोटे छोटे। हाँ, वो ऑस्मोसिस थोड़ा और अलग एडवांस वर्जन हो गया, ज्यादा टेक्निकल हो गया। हम लोग उसको फिजिक्स के टर्म पे अगर देखें तो बहुत बारीक बारीक से क्या होते हैं उसमें, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो लिक्विड क्या होते जाता है, ऊपर राइज करते जाता है, समझ गए? यस सर। हाँ, जैसे टॉवल का एक एंड को बकेट में डुबो दो, एक एंड को, क्या होता है बताओ जरा? पूरा टॉवल गीला हो जाता। हाँ, पूरा टाइप ऊपर तक पहुंच जाता है उसमें लिक्विड। जैसे आप अगर दिए जला रहे हो तो आपने जो रुई का या जो कपास होता है उसकी बत्ती आप बनाते हैं ना, वो एक एंड पे डूबी रहती है, लेकिन जो ऑयल है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर राइज करते जाता है। करता है कि नहीं करता? यस सर। दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, है ना? कैपिलरी एक्शन का मतलब राइज ऑफ लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी इन अ नैरो ट्यूब, दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। अच्छा, कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें लिक्विड का लेवल डाउन भी होता है और किसमें इंक्रीज होता है, किसी में इंक्रीज भी होता है, किसी में डाउन भी होता है, ध्यान देना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दो डायग्राम में, यहाँ पे क्या ले लिया बेटा मैंने, एक डायग्राम में मैंने क्या लिया यहाँ पे, सपोज ये एक डायग्राम है, एक डायग्राम में मैंने क्या भर दिया यहाँ पे, ये दो कंटेनर है हमारे पास में, है ना, समझ गए ना? एक में पानी है और एक में हमने लिया मर्क्यूरी, और इसमें कैपिलरी हमने लगा दी, यहाँ पे साइज थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा आपको, और दूसरे में भी हमने कैपिलरी लगा ली है ये, ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें लिक्विड का लेवल क्या होगा, इसमें मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लिक्विड का लेवल क्या होता है, राइज करता है, और ये होती लोअर मेनिस्कस, यहाँ से हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। इस पे क्या होता है बेटा, लिक्विड का लेवल डाउन जाता है, नीचे गिरता है, ये हाइट एच, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है थीटा, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन थीटा, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? हाइट समझ गए कि नहीं? यहाँ पे डिप्रेशन इन हाइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है लिक्विड का जो लेवल है कैपिलरी में, है ना, यहाँ से हम हाइट को मेजर करते हैं लोअर मेनिस्कस का। ये इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है यहाँ पे, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, है ना, ये एक ग्लास ट्यूब है ऑफ स्मॉल रेडियस, समझ गए कि नहीं? सो हाइट का जो फार्मूला है लोअर मेनिस्कस तक, हाइट विल बी 2t cos थीटा अपॉन r रो इंटू जी, समझ गए कि नहीं? r रो इंटू जी, यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, और रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए कि नहीं? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फार्मूला है, H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r2g। अभी देख H की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, यहाँ पे दो केस अराइज हो जाएंगे H की वैल्यू के लिए, H की वैल्यू के लिए दो केस अराइज हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस कब रहेगा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, और माइनस कब रहेगा, थीटा ग्रेटर देन
90 डिग्री पे, जैसे ये वाले केस पे, क्योंकि कॉस की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हाइट नेगेटिव मतलब लिक्विड लेवल से नीचे चला जाएगा, और हाइट पॉजिटिव मतलब लेवल से कैसा जाना, ऊपर जाना। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से ये लिक्विड लेवल है, लिक्विड लेवल से अगर ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, लिक्विड लेवल से नीचे आ रहे तो नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, सर sir. कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्यों होता है सर ऐसा? That is due to surface tension. That is due to surface tension. उसका रीजन सरफेस टेंशन है, बट ये हाइट का जो फार्मूला है मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है हम लोगों को इसके डेरिवेशन की, ठीक है? डेरिवेशन में बताओ सर, पर ऐसा मतलब मर्क्यूरी में नीचे जा रहा है, वाटर में ऊपर आ रहा है, Yes, ऐसा मतलब that is, ये जो केस है ना वो एक्सेस प्रेशर के कारण ऐसा क्रिएट होता है। अपन ने उसमें पढ़े थे ना ड्रॉप में, जो कॉन्वेक्स साइड होता है उधर पे प्रेशर कम होता है, कॉन्केव साइड पे प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है ना? कौन से साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है हमेशा? कॉन्केव साइड पे ज्यादा होता। ये जैसे अपन ने लिए यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर ज्यादा प्रेशर है और इधर पे प्रेशर कैसा है, कम है। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे जस्ट अंदर प्रेशर कम, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या होती है, फिर वहां पे यहाँ पे राइज करता और यहाँ पे ये फॉल होता है। समझ गए? मतलब वो वाटर के ऐसा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से वैसा होता। इनडायरेक्टली बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से एक बार आप लोग इसका बुक में से एक बार थ्योरी पढ़ो यहाँ पे कि ऐसा क्यों। मैंने मोटे मोटे तौर पे तुमको जो रीजन है वो बता दिया कि सरफेस टेंशन इसका एक रीजन है, ठीक है? और जो शेप है, अगर मान लो बिल्कुल फ्लैट शेप रहता तो फिर ऊपर और नीचे नहीं आता ये, है ना? यहाँ पे मेनिस्कस का जो शेप है जो क्रिएट हो रहा है कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, ठीक है, और उसके कारण फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको अटेन करनी पड़ती है। तो वहां पे दो तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो प्रेशर वाला टर्म इन्वॉल्व होता है और एक क्या इन्वॉल्व होता है, सरफेस टेंशन इन्वॉल्व होता है। इसके कारण ये लिक्विड का लेवल क्या होता है, राइज या फिर फॉल होता है। समझ गए कि नहीं? यस सर, हम टेक्स्ट बुक से एक बार देख ही लेंगे सर। हाँ, एक बार जरूर देख लेना, बट उसकी जरूरत नहीं है अप टू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे एमएससीटी लेवल पे, नीट लेवल पे, सीधे सीधे रहते हैं, है ना? उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है और उसके लिए फिर यहाँ पे आपको प्रूफ बताने की जरूरत रहती है, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूं तो इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम लिक्विड लेवल है तो इन दोनों जगह पे प्रेशर क्या आएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है? और क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट पे है इसलिए ये प्रेशर किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? यस सर। और जस्ट यहाँ पे ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड को यहाँ पे राइज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वाला प्रेशर कैसा हो, बैलेंस हो, ठीक है? यस सर। ओके, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि पूरा लेक्चर उसी पे लग जाता फिर हमारा इस पे, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? अभी अब हमारा फोकस क्या है, ये जो फार्मूला निकल के आया है इसमें क्या क्या चेंजेस करें अपन, है ना? कि आर को बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा, बाकी सारे टर्म को हम कांस्टेंट रख दें, सिर्फ रेडियस को बढ़ा दे कैपिलरी की, तो क्या होगा? हाइट कम कम होती जाएंगी। यस, हाइट कम होगी, है ना? लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाने से हाइट कम होगी। जी की वैल्यू बदल सकते हो क्या? नो सर। No, sir. लेकिन लिफ्ट में अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर ये फार्मूला बदल जाएगा। अच्छा, ये जो कैपिलरी है उसको थोड़ा तिरछा कर दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. क्या फर्क पड़ेगा उससे? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, तो हम लोग फार्मूले से डिस्कशन अब देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। Now this is page number 5. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे नोट पे, अगर बाकी पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट रख दें तो हाइट वर्सेस रेडियस का ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। समझ गए क्यों हाइपरबोलिक बनेगा बेटा? हाइट वर्सेस रेडियस का ग्राफ प्रोपोर्शनल टू r, मतलब फार्मूला h1 r1 = h2 r2 लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा,
अगर मान लो हम लोग कैपलरी को टिल्ट करके रख देते तो क्या होगा? जैसे यहां तक लिक्विड भरा हुआ है और ये एक कैपलरी है सेम मटेरियल की और दूसरी कैपलरी भी सेम मटेरियल की है, लेकिन इसमें हमने यहाँ पे एंगल अल्फा डिग्री का कर दिया। तो जो लिक्विड राइज करेगा ना दोनों कैपलरी पे, वो सेम हाइट तक राइज करेगा। वर्टिकल हाइट सेम ही रहेगी, यहाँ पर भी वर्टिकल हाइट h, यहाँ पर भी h, लेकिन ये जो स्लैंट हाइट है ये अलग आएगी। समझ गए कि नहीं? So sin alpha is equals to h by L. So therefore L is equals to h upon sin alpha. वर्टिकल हाइट सेम आएगी बेटा, और वर्टिकल हाइट किसके बराबर रहेगी? 2t cos थीटा अपॉन r रो g के बराबर रहेगी। ठीक है, फिर आते हम लोग तीसरे केस में। अगर लिफ्ट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो क्या होगा? अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग लिफ्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं, कंसेप्ट लगेगा वहां पे, क्या एपरेंट वेट का कंसेप्ट लगेगा वहां पे। हाँ, तो जो जी है ना उसको बदल देंगे। मान लो यहाँ पे ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, दिस इज दियर एक्सीलरेशन, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है, तो हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो हाइट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाइट आ जाएगी 2t cos थीटा अपॉन r रो g प्लस ए हो जाएगा। मतलब अफेक्टिव हाइट क्या होगी वहां पे? कम हो जाएगी। और अगर लिफ्ट नीचे आने लगेगी तो क्या होगा? जी माइनस यस, अगर मान लो ये जो लिफ्ट है ये नीचे आने लगेगी यहाँ पे, तो जो कैपलरी हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस पे जो हाइट आएगी, अगर मान लो जो लिफ्ट है ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही बेटा, हाँ, तो फार्मूला क्या जाएगा हाइट का? इट विल बी 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो इनटू g माइनस ए। और अगर फ्री फॉल होने लगेगी तो क्या होगा? g माइनस ए की वैल्यू 0, हाइट टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जितनी बड़ी कैपलरी होगी उतनी हाइट तक लिक्विड क्या होगा? उसमें राइज कर जाएगा। फ्री फॉल वाला एक बार बताओ सर, फ्री फॉल वाला। बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले अभी इस पेज का। ले लिया? यस सर। Yes, sir. मैंने ये बोला कि अगर मान लो फ्री फॉलिंग लिफ्ट ले लें हम लोग, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 6, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग लिफ्ट है ना, पॉइंट नंबर 4, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में ए की वैल्यू जी के इक्वल हो गया, तो हाइट टेंड्स टू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो लिक्विड है वो पूरे कैपलरी की कंप्लीट हाइट तक राइज कर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। ध्यान देना, जितनी बड़ी कैपलरी की हाइट है ऊपर, वहां तक लिक्विड राइज करेगा, लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, लिक्विड विल राइज अप टू कंप्लीट हाइट तक राइज करता है, बट नीचे नहीं गिरता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, Yes, sir. और अगर इनसफिशिएंट हाइट की कैपलरी लेते हम लोग, कैपलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, तो फाउंटेन नहीं बनता यहाँ पे, ध्यान देना। कैपलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, अगर इनसफिशिएंट हाइट की कैपलरी लेते हैं, देन लिक्विड लेवल विल राइज टू कंप्लीट हाइट तक राइज करता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमने लिक्विड लिए, यहाँ पे 2 कैपलरी ले लिए ये, और इसमें यहाँ तक लिक्विड राइज कर रहा है, लेकिन दूसरी कैपलरी सेम रेडियस की हमने छोटी ले ली बेटा, तो लिक्विड ना पूरा कंप्लीट हाइट तक राइज कर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। ध्यान रखना, इट इज एच डैश एंड इट इज एच। हाँ, यहाँ पे मेनिस्कस में ना जो एंगल है वो बदल जाएगा। यहाँ पे एंगल थीटा डैश है और यहाँ पे मेनिस्कस का जो एंगल है वो कितने का है? थीटा का है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मेनिस्कस पे पहुंच के बदलेगा, और ये किस फार्मूले से आ जाएगा? देखो, h इंटू आर इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। इसमें कौन कौन से टर्म कांस्टेंट होगा? यहाँ पे सरफेस टेंशन रो और जी कांस्टेंट है, इसका मतलब h इंटू आर
डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू h डैश इंटू r डिवाइडेड बाय cos थीटा डैश। तो रेडियस भी कॉमन थी इसलिए ये टर्म भी हट गया। इट इज h अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू h डैश अपॉन cos थीटा डैश। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो इनसफिशिएंट हाइट की अगर कैपिलरी है तो लिक्विड कंप्लीट हाइट तक राइज करता है लेकिन फाउंटेन जैसे नीचे नहीं गिरता। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की है और बिना उसके लिक्विड बाहर गिरने लगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो शेप है मेनिस्कस का वो बदल जाता है। शेप ऑफ मेनिस्कस इज चेंजेस, मतलब ये ऐसा शेप हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे शेप मेनिस्कस। ठीक है, और अगर सफिशिएंट हाइट है तो जो मेनिस्कस का शेप होता है वो इस तरह का रहता है ना। दिस इज फॉर सफिशिएंट हाइट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसे ये थीटा, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इट विल बी थीटा डैश। तो इनसफिशिएंट हाइट में ये इस तरह का केस क्रिएट होता है और सफिशिएंट हाइट में ये इस तरह का केस रहता है। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी? यस सर, समझ गए सर, डाउट नहीं सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारे लिए जरूरी था। तो इस चैप्टर में गिने चुने 3-4 फार्मूले हैं सरफेस टेंशन में। गिने चुने मतलब समझ गए कि नहीं? कुछ ही बार हाँ, सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कुछ गिने चुने ही फार्मूले, ज्यादा फार्मूले है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना? एक सरफेस एनर्जी वाला फार्मूला या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, एक बराबर है। फिर डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर उसके बाद एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप एंड बबल, और ये वाला एक फार्मूला यहाँ पे, कौन सा वाला? हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। मुश्किल 3-4 फार्मूले और सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहते हैं। फिर यहाँ पे तुम्हारे जो क्वेश्चन रहेंगे एमएससीटी लेवल के, वो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन ही बनते हैं अधिकतर। ठीक है ना? समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, तो एमएससीटी और नीट लेवल पे बेटा इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाते, ध्यान रखना। ठीक है? हेलो? यस सर, यस सर, ओके सर। ओके बेटा।